नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया और सतना हवाई अड्डों सहित कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इंदौर को दी मेट्रो की सौगात। एक बार फिर पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, कहा गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का किया विमोचन। अहिल्याबाई को बताया संस्कृति की संरक्षक, कहा नाम में ही सेवा भाव। ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की उपलब्धियों पर जताई खुशी, कहा दिल्ली की सरकार जनता के लिए ईमानदारी से कर रही है काम। और हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट का निर्णय। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। उन्होंने जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ महाकुंभ से संबंधित क्षिप्रा नदी पर 860 करोड़ रुपए से अधिक के घाट निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैराज, स्टॉप डैम और वेंटेड कॉजवे जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 1271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त हस्तांतरित की। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से बनाए रखने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन किया, जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी यात्री सेवाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों से फसलों में विविधता अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें आदिवासी बेटी राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। कैच द रेन, बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। देवी अहिल्या जी ने 250-300 साल पहले हमें एक काम बताया था। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। आज 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, गुमंतु टोलियों के लिए खाली पड़ी जमीन पर खेती की योजना बनाई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे
एक आदिवासी बेटी आज जो भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान है, उनके मार्गदर्शन में मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर चर्चा करते हुए कहा कि आतंकियों ने सिर्फ हमारा खून ही नहीं बहाया है, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी थी, जो उनके लिए काल बन गई। पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है, जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। भोपाल में आयोजित लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में विशाल जनसमूह ने प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ अभिवादन किया। मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री जनसभा में लोगों के बीच से होकर गुजरे और जनता का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन से पहले राज्य की प्रगति और देवी अहिल्या सुशासन मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें राज्य से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल कोलंबिया के बोगोटा में है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विला विसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है, उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलंबियाई कांग्रेस का दौरा किया। कोलंबियाई कांग्रेस एक द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका है, जिसका गठन सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। साथ ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के दूसरे आयोग के सदस्यों के साथ बैठक भी की। शशि थरूर ने कहा, हमें गर्व है कि हम महात्मा गांधी की भूमि से हैं। उन्होंने हमें अहिंसा और शांति का महत्व सिखाया और उन्होंने हमारा स्वतंत्रता के संघर्ष में भी नेतृत्व किया। इस दौरान शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने तादेओ लोजानो विश्वविद्यालय का दौरा किया और बोगोटा में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। भारत के सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति की जानकारी दे रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन सिएरा लियोन पहुंचा। शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 के प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलोस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा की, साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया।
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्री टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्रीकांत शिंदे ने बताया कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देश के साथ शांति वार्ता की पहल की, लेकिन किस तरह पाकिस्तान ने हर बार आतंकवादी हमलों के जरिए भारत को धोखा दिया है। Our two prime ministers themselves personally visited Pakistan, did number of declarations. We always initiated peace talks with our neighboring nation Pakistan, but every time we were backstabbed by the terrorist attacks. Why this Operation Sindoor happened? Because we were attacked continuously, and this time the attack was not only on the citizens, it was on the humanity. To defend our citizens, to defend our nation, we have to undertake this Operation Sindoor. But in this Operation Sindoor, if you mark, only the 9 terrorist camps were neutralized. We did not attack any of the civilian city or the accommodation. एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त इथियोपिया के अदीस अबाबा में है। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इथियोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैले मारियम देसालगिन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या रुख है इसे स्पष्ट किया। देसालगिन से मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि आतंकवाद के उन्मूलन की इस यात्रा में इथियोपिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। We were very warmly received and very reassured that in this journey of eradication of terrorism, Ethiopia stands together solidly with India. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की करतूत को जानती है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ युद्ध छेड़ने का दुस्साहस किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all, my friends from India, need to know that we fought 4 conventional wars: 1948, 1965, 1971, and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान वो बन गई जर्नल की दुकान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारोस से मुलाकात की, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य सहयोग को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। इसके साथ दोनों देशों ने उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी प्रतिबद्धता को दोहराया और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर सहमति जताई। जनरल अनिल चौहान शांग्रीला वार्ता के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए 1 जून तक सिंगापुर के दौरे पर हैं। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला वार्ता के दौरान भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और ब्राजील के सशस्त्र बल के प्रमुख एडमिरल अगुइर फ्रीरे के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी जांची जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी उनमें बताया जाएगा कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को
कैसे सुरक्षित स्थान और अस्पताल में पहुंचाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट और वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजों और खिड़कियों के आगे पर्दे रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता के अधिकार देने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। जो दिल्ली के अधिकार हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार है, उनको देने की दिशा में दिल्ली की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रही है और निश्चित रूप में विकसित भारत के साथ विकसित दिल्ली आगे बढ़ेगी और तरक्की करेगी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस सीट से जीवन गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीवन गुप्ता बीजेपी पंजाब के पूर्व महासचिव हैं और फिलहाल बीजेपी पंजाब के कोर ग्रुप सदस्य भी हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पहले ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। आपको बता दें कि लुधियाना पश्चिम सीट आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद खाली हो गई थी। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून 2025 को उपचुनाव होंगे और 23 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनआईए मार रही है छापे। एनआईए के अनुसार देश भर में 15 स्थानों पर एनआईए की टीमें सर्च के काम को अंजाम दे रही हैं। एनआईए की टीम गोरखपुर में भी पहुंची है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत तलाशी ली जा रही है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब हम मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारत ने ग्रीको रोमन वर्ग में अपने अभियान का अंत कुल 7 पदक के साथ किया। शुक्रवार को भारत की ओर से सूरज ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में किर्गिस्तान के पहलवान को शिकस्त देकर रजत पदक हासिल किया। इससे पहले गुरुवार को भारत ने 6 पदक हासिल किए थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक थे। आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने क्वालीफायर 2 में जगह बना ली है, जहां रविवार को टीम का सामना पंजाब किंग्स से होगा। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम का सफर खत्म हो गया है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन बनाए। मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो ने धमाकेदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े। रोहित शर्मा ने टीम के लिए सर्वाधिक 81 रन बनाए, वहीं बेयरस्टो ने 47 रन की पारी खेली। जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन ही बना सकी। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने 49 गेंद में 80 रन की पारी खेली, वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन का योगदान दिया। मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट चटकाए।
योग स्वस्थ जीवन का आधार है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। देखिए पाचन को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे पहला लक्षण है एक मजबूत पाचन तंत्र। आज हम 3 ऐसे आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को हम लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारे राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। उसके लिए हम नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम हमारे काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद यह पोजीशन में हम 5 से 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है पवन मुक्तासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा कर देना है। अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करेंगे। हमारी राइट फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे और पेट की तरफ प्रेस करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करना है एंड रिलैक्स। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलेगा और हमारी पाचन तंत्र भी एकदम मजबूत होगी। और आगे बढ़ते हैं। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। हेट स्पीच मामले में ये 2 साल की सज़ा हुई है। मऊ की MP MLA कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। एक चुनावी जनसभा में विवादित टिप्पणी की थी। इसके लिए पुलिस ने अब्बास अंसारी, मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का ये मामला है। एक चुनावी जनसभा में विवादित टिप्पणी की थी अब्बास अंसारी ने और पुलिस ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को आरोपी बनाया था। तो ये सज़ा का ऐलान हो चुका है और ये एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सज़ा हो गई है और हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ इस वक्त और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है? के बाद अब उनकी विधायकी नहीं रहेगी, उनकी विधायकी समाप्त हो जाएगी। इससे पहले भी इनके ऊपर कई मामले चल रहे थे। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट का मामले में ये तकरीबन 2 साल जेल में रहे। नवंबर 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से इन्हें मार्च 2025 में जमानत मिली थी। जमानत पर ये बाहर आए थे और आज जब सजा का ऐलान इनका हो गया है, इसके बाद एक बार फिर से इनको लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। इनको जेल जाना होगा। 2 साल की सजा का ऐलान हुआ। हालांकि इस मामले में वो आगे की कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो इनकी तरफ से है, लेकिन उनकी विधायकी जाना फिलहाल तय हो गया है। क्योंकि 2 साल की अगर सजा होती है तो उसमें विधायकी रद्द अयोग्य घोषित हो जाता है। वह व्यक्ति जो विधायक होता है, जो विधानसभा या संसद से सदस्य होता है, वो अयोग्य हो जाता है। इसी मामले में 2 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब इनकी विधायकी जाएगी। यह पूरा मामला मार्च 2022 का है, जब ये वहां पर जनसभा मऊ में कर रहे थे और इन्होंने कहा था, वहां के तमाम सारे अधिकारियों को धमकाया था। इन्होंने
कहा था कि वह अखिलेश यादव से मिलकर आए हुए हैं और उनकी सरकार बनने के बाद यहाँ पर 6 माह तक किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी और गिन गिन कर उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा, उसके बाद ही उनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। मतलब कि सीधी धमकी थी इनकी उन तमाम सारे अधिकारियों को जो चुनाव में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उनको धमकाने की बात उन्होंने सीधे रैली के द्वारा कही गई थी। इसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है और दोषी करार देने के बाद 2 साल की सजा उनको सुनाई है और इस सजा के बाद से उनकी अब विधायकी जाएगी, अयोग्य करार हो जाएंगे इसके बाद से। इससे पहले हमने देखा अंसारी परिवार का दबदबा, मुख्तार अंसारी को तो पूरा देश जानता है कितने बड़े माफिया थे उत्तर प्रदेश में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम था। उनके न रहने के बाद से लगातार कानूनी कार्रवाई पिछले कई सालों से जारी है। खासतौर से अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से तमाम सारे बड़े माफियाओं के खिलाफ और संगठित अपराध के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसी का यह भी हिस्सा है कि कहीं न कहीं पुलिस जो तमाम सारे मामले चलते हैं, लंबे लंबे मामले हो जाते हैं, लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि दोषियों को अदालत में सजा दिलाने के लिए जो कार्य में तेजी लाई गई है, लगातार वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं जमीन पर। और इस मामले में भी यही हुआ है कि इनको दोषी करार दिया गया है और 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ईडी की तरफ से नवंबर 2022 में इनकी गिरफ्तारी की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट मामले में। तकरीबन 2 साल से ज्यादा ये जेल में रहे, इसके बाद इनको जमानत मिलती है। ये वही अब्बास अंसारी हैं जिनको चित्रकूट में 2023 में इनकी पत्नी इनसे जेल में मिलने जाती थी, तब भी वह कांड भी बहुत ही चर्चित हुआ था। और इनके पिता के किस्से तो पूरे देश में जग जाहिर है किस तरीके से कितने बड़े माफिया थे, लोग इनके नाम से कांपते थे। कई बड़े अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस कदर इनका खौफ था और पॉलिटिकल संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था। ये उस रैली में कहते हैं कि इनकी अखिलेश भैया से बात हुई है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इन तमाम सारे अधिकारियों को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि वो तमाम सारे अधिकारी इससे पहले जो आरोप लगाते थे कि किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, वो गाजीपुर, मऊ या आसपास के जनपदों में किस तरीके से रसूख था कि इनके खिलाफ कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता था। इनके गलत कामों पे अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसकी आवाज खामोश कर दी जाती थी विभिन्न तरीकों से। तो ये इस तरीके से इन लोगों का दबदबा था, इस पूरे प्रदेश में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये विधायक थे, इनके पिता जो है कि विधायक रहे लंबे समय, इनके चाचा सांसद हैं और इससे पहले भी राजनीतिक कई दलों से वो टिकट पाके विधानसभा और लोकसभा पहुंच चुके हैं इनके परिवार के लोग। तो इस कदर इनको पॉलिटिकल संरक्षण भी प्राप्त था। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, वो एक बड़े माफियाओं के खिलाफ एक कहीं न कहीं कारगर साबित हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से बड़े बड़े माफियाओं को सजा हो रही है, दोषी करार दिए जा रहे हैं और कहीं न कहीं हम देख रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में अगर कोई घटना हो रही है तो प्रतिदिन कहीं न कहीं पुलिस की मुठभेड़ की खबरें भी नजर आ रही हैं। और जो भी माफिया के खिलाफ जांच चल रही है, उस जांच में तेजी के साथ पैरवी की जा रही है कोर्ट में कि उन्हें जल्द से जल्द दोषी करार दिया जा सके। जो वो अपराध किए हैं उसकी उनको अदालत के द्वारा सजा मिले, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर कोई गुनाहगार साबित हो जाता है, जमानत पे सालों घूमता रहता है, तो उससे कई दशकों बाद अगर उसे सजा मिलती है तो वो सजा नहीं रह जाती है। अगर समय पे किसी भी दोष की सजा होती है, किसी भी अपराध की सजा होती है, तो अन्य लोगों के लिए नजीर भी होती है कि वो लोग ऐसी आपराधिक घटनाएं मत करें, ऐसे गलत काम मत करें। और ऐसा ही अब पुलिस कर रही है कि तमाम सारे मामलों में जो अपराधी हैं उनके खिलाफ पकड़ने के बाद पैरवी भी अच्छे से कोर्ट में की जाती है ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। ऐसा ही इस मामले में हुआ है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाना तय हो गया है। बिल्कुल, इस फैसले पर सबकी नजर लगी हुई थी और ये एक बड़ा सवाल था कि विधायकी जाती है और सब लोग इसे देख रहे थे, एक नज़ीर की तरह भी इसे देखा जा रहा है। क्योंकि 2022 का अब्बास अंसारी का वो बयान अभी भी चर्चा में है जब उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा। तो अपने आप में जो माफिया राज है उस पर एक कड़ा शिकंजा भी इसे कह सकते हैं। और जिस तरह की त्वरित कार्रवाई हुई है विकास।
जी बिल्कुल, इसे कैटेगरी कार्रवाई कहेंगे। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इस बात को कहा, उसके बाद जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन इस मामले में लगातार पैरवी पुलिस की तरफ जारी रही और तकरीबन मात्र 1.25 साल में ही अगर सजा का ऐलान हो जाता है तो आप इसे अच्छा मानेंगे। क्योंकि हम देखते थे कि अदालतों में जब मामले जाते थे तो कहीं न कहीं इस देश की एक पहचान बन गई थी कि अगर कोई राजनीति में चला जाए, राजनीतिक संरक्षण उसे मिल जाता है तो फिर उसे सजा नहीं मिलती है, वो धीरे धीरे कर बूढ़ा हो जाता है और अंत में मुकदमा चलता ही रहता है, वो इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। तमाम सारे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ इस देश में हैं। लेकिन पिछले सालों से, कई सालों से जब से ये बात करें, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से जिस तरीके से पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अगर कहें संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी माफिया कोई भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ पुलिस त्वरित गति से कार्रवाई करती है। अगर कोई शिकायत लेकर जाता है पुलिस के पास तो उसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है, उसकी जांच कराई जाती है। हम इसके उदाहरण देख चुके हैं, चाहे माफिया अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या तमाम सारे माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे। मुकरीम काला से लेकर तमाम सारे बड़े गैंगों का सफाया हो गया है और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। ये बात दर्शा रही है कि उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है विकास के पद पर, अर्थव्यवस्था के पद पर, उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं और अभी पिछले हफ्ते ही जो है तकरीबन 6000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के लिए देशी जो निवेशकों ने, उस देश के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में मंशा बनाई है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे वो आकर। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो वो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात देखता है कि सुरक्षा की क्या कुछ यहाँ पर मापदंड है, किस तरीके से यहाँ पर तो कानून व्यवस्था कैसी है। और अब उत्तर प्रदेश में तमाम सारे उद्योगपति, चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो, उत्तर प्रदेश आकर अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं और उनका एक सबसे बड़ा कारण है, तमाम सारे बदलाव किए गए हैं जमीन पर भी, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रोड की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है प्रदेश की पहचान में कानून व्यवस्था की। और उस कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और जो भी अपराध कर रहा है उस अपराध पर कड़ी नजर रखकर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है अपनी, और पकड़े जाने के बाद उसको सजा दिलाने के लिए लगातार पुलिस पैरवी करती है, जिससे कि जल्द से जल्द सजा मिल सके और समाज में वो उदाहरण बन सके अन्य लोगों के लिए कि अगर कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ये उदाहरण होता है समाज में सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर बनी रहेगी, आप भी नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और एक और खबर आपको बता दें, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। 2 जून को आरोप तय करने को लेकर इस मामले में निचली अदालत में बहस होनी है। हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है, तो ये लालू यादव को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। याचिका में लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, लेकिन जो है अदालत ने उसे खारिज कर दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास आरती जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? रमा, बिल्कुल, इसमें लालू प्रसाद, आप याद करें कि उन्होंने ये कहा था कि जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सीबीआई ने, उससे पहले उनको पीसी एक्ट में सेक्शन 17 होता है जिसके तहत आपको जो लोक सेवक हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर या चार्जशीट से पहले सैंक्शन लेना होता है संबंधित मंत्रालय या संबंधित सरकार द्वारा। तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का ये कहना था कि जब रेल मंत्री के तौर पर वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे तो उससे जुड़ी किसी भी मामले में अगर एफआईआर दर्ज की जाती है तो उससे पहले एक सैंक्शन लेना जरूरी है पीसी एक्ट के आर्टिकल के सेक्शन 17 के तहत। हालांकि कोर्ट ने आज उनकी जो मांग थी उसको ठुकराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो आप दलीलें दे रहे हैं कि सैंक्शन लिया गया था नहीं लिया गया था, ये सारी चीजें आप ट्रायल कोर्ट में भी उठा सकते हैं जब 2 जून को चार्जेस तय करने के ऊपर बहस होगी। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को किसी भी तरह की इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। ये जमीन के बदले नौकरी का जो मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला था जिसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार और उसके सहयोग कुछ करीबी लोगों को जमीनें मिली, ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी लोगों को देने के एवज में, ऐसा आरोप सीबीआई का।
तो उस मामले में अलग अलग मंडलों में जो नौकरियां थी, अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। तो कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की 2 दलीलें थी। पहला उनका ये कहना था कि जो CBI ने FIR दर्ज की है वो लगभग उनके रेल मंत्री के कार्यकाल के 14 साल बाद की है। एक तो उन्होंने समय को लेकर के अपनी आपत्ति जताई है, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जो जरूरी सैंक्शन है वो CBI ने नहीं दिया, संबंधित मंत्रालय या संबंधित सरकार। बिल्कुल, एक बेहद जो है गंभीर ये मामला, और इसमें लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है विकास। बिल्कुल उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप किसी मामले में, मुकदमे में जब स्टेजेस को देखते हैं, तो जब चार्जेस तय होने वाले हैं तो यानी अब उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लगभग मान के चलें आप कि जिस तरह के तथ्य CBI ने रखे हैं चार्जशीट में, और पहले भी इस तरह के मामलों में उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, तो जब 2 जून को चार्जेस तय हो जाएंगे तो यानी कि फिर उनके लिए मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। पहले कई तरह के मुकदमों का सामना कर रहे हैं लेकिन सबसे नया जो मामला हम देख रहे हैं उसमें ये नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का जो पूरा मामला है, और अलग अलग मंडलों को लेकर है। उसमें इनकी दिक्कतें ये भी हैं कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो पूरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको नहीं किया जा रहा है, बल्कि अलग अलग मंडल में जो उन्होंने जमीनें लिखवाई नौकरी के बदले में, उनको लेकर के अलग अलग कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। तो स्पष्ट है कि उनकी दिक्कतें आने वाले समय में और बढ़ेंगी, और उनको लगता है कि राजनीति से ज्यादा समय अपना इन जो अदालती कार्रवाई है उनमें खपाना होगा। बिल्कुल, यही आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 जून को इस पर जो है अब बहस भी होगी, सुनवाई भी होगी। इसमें हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं लगातार लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल रमा, देखिए इसमें जो दलीलें रखी गई थी उनका विरोध किया CBI ने ये कहा कि जो बातें लालू प्रसाद यादव के वकील कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से बहस की थी कि वो 2 बातें उठा रहे हैं कि एक तो समय कितने दिनों बाद FIR क्यों दर्ज की गई, तो उसमें CBI की दलील है कि हमने PE दर्ज कर ली थी, प्राथमिक जांच हो रही थी, अलग अलग मामलों में भी कार्रवाई चल रही थी। इस मंडल से जुड़ा जो मामला है उसमें FIR भले ही जो वो बात कह रहे हैं कि 10-14 साल के बाद दर्ज की गई है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जांच उनके खिलाफ नहीं चल रही थी, जांच जारी थी। और दूसरी बात, जो वो सेक्शन 17 का जो हवाला बार बार PC एक्ट का दे रहे हैं, तो उस पर CBI ने ये कहा कि पहली बात सेक्शन 17 की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उस पर आने वाले दिनों में सुनवाई करेगी। दूसरी बात, जब भी ये सेक्शन 17 का मामला आता है PC एक्ट में, पिछले जो मामले देखे गए हैं उनमें भी अधिकतर मामलों में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आरोपी इस दलील को खुद जाकर के जब चार्जेस फ्रेम तय किए जाएंगे उस वक्त रखें। अगर उनके केस के जो भी तथ्य हैं या जो भी उसकी हालात हैं उसके मद्देनजर अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई सैंक्शन जरूरी था, तो निचली अदालत की इस तरह का रिलीफ ग्रांट कर सकती है आरोपी को। लेकिन हाईकोर्ट इस स्टेज पर आकर के जब 2 जून को आरोप तय होने ही वाले हैं, उससे पहले किसी तरह का कोई राहत दे या ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाए, ये न्यायोचित नहीं है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है। एजेंसी की जो बातें हैं, दलीलें हैं, उनको स्वीकार किया जाए। बिल्कुल, विकास आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की कमजोर दलील थी जो लालू प्रसाद यादव ने दी थी जिसे खारिज कर दिया गया। देखिए, अपने वो जो भी उनके पास कानूनी विकल्प है उनको आजमा रहे हैं, वो कि उनको इस अदालती कार्रवाई से कुछ दिन का कम से कम और वक्त मिल जाता, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जो अब उनको राहत यहाँ पर डिनाई कर दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से, अब उनको सारी जो लड़ाई लड़नी है वो ट्रायल कोर्ट में लड़नी है। जहां तक लालू प्रसाद यादव के खिलाफ तो इस तरह के मामलों की बात करें तो आप देखें, चारा घोटाले में उनको सजा हुई, उन्होंने सजा काटी और उसके बाद वो जमानत पर बाहर आए और उसमें भी उनके जो अलग अलग ट्रांजैक्शन थे, अलग अलग जिलों से जुड़े हुए, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी तरह से ये दोबारा फंसे इस वाले मामले में जिसमें जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लिखाई गई, ज्यादातर गिफ्ट ली गई हैं या बहुत सस्ते दामों पर ली गई हैं। और इसमें दूसरी दिक्कत इनकी रमा इसमें यह है कि इसमें सिर्फ लालू प्रसाद यादव अकेले नहीं है, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी इसमें आरोपी हैं। चारा घोटाले में वो अकेले उन्होंने आरोप झेले थे, लेकिन इसमें पूरा परिवार उनका एक तरह से फंसा हुआ है। तो उनकी दिक्कतें इस मामले में काफी बड़ी हैं और उनके कुछ सहयोगी भी हैं, न केवल परिवार के सदस्य, उनके कुछ निकट सहयोगी भी हैं जिनको इस तरह के ट्रांजैक्शन का लाभ मिला। तो उनकी सभी की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राजबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, केवल उन्हीं की नहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की भी। देखिए, बहुत ही ये रमा, यह जो मामला है जमीन के बदले जो नौकरी देने का जो मामला है, ये मामला देश भर में सुर्खियां बटोरता रहा है। और अब जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है,
ऐसे में बिहार की सियासत बिल्कुल गरमासी गई है और हम कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर महीने में होने वाले चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सी गई हैं, क्योंकि लालू प्रसाद को पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। वो पूरी तौर पर अभी भी रणनीति बनाते हैं। तेजस्वी यादव भले ही पार्टी के फेस हों, लेकिन सब कुछ जो है वो लालू प्रसाद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा झटका है और तमाम दलीलों को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उनकी दलीलों को ठुकरा दिया है, ऐसे में देखना होगा कि क्या जो लालू प्रसाद का परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर जो आरोप पत्र तय किए गए हैं उस पर जो माकूल कार्रवाई है उसके लिए जो है वो जो जांच एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार में धीरे धीरे जो सत्ताधारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उन्हें एक ये बहुत ही मजबूत आधार मिलेगा जब दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनकी दलीलों को ठुकरा दी गई है। ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए बढ़ेंगी, लालू प्रसाद के परिवार के लिए बढ़ेंगी और अब देखना होगा कि इसमें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर जांच एजेंसियों का क्या कुछ रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पार्टी के द्वारा ये लगातार कहा जाता रहा है कि जिस समय जमीन के बदले नौकरी घोटाले की बात कही जा रही है उस समय जो तेजस्वी यादव हैं वो माइनर थे। तेजस्वी यादव जो है उनकी उम्र कम थी, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे जो संपत्तियां जो है वो खरीदी गई हैं, बहुत सारे जो रेलवे के जो टेंडर्स हैं इसमें भी उनके नाम सामने आए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि जमीन के बदले नौकरी का जो मसला है इसमें लालू प्रसाद के परिवार के अन्य किन किन लोगों पर इसकी आंच आती है, यह इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार से जुड़ा बेहद गंभीर ये मामला, सभी की नज़रें इस पर लगी हुई थी और जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें लगातार आए हैं और लगातार झटके लगे हैं, उनको देखते हुए भी ये काफ़ी चर्चित रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का राजनीतिक झटका भी इससे आरजेडी को लग सकता है आने वाले चुनाव में। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे याद है कि जब मैं 2007-8 की बात है, रेलवे मिनिस्ट्री में मैंने कवर करना शुरू ही किया था। जब लालू प्रसाद यूपीए 1 की सरकार में, जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार जो यूपीए 1 की सरकार थी, उस वक्त मैंने रेलवे कवर करना शुरू किया था। 2009 में लालू प्रसाद मंत्रालय से हट गए थे। ललन सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह ने इस मामले को सबसे पहले लोकसभा में उठाया था। उस वक्त लालू प्रसाद की स्थिति लोकसभा के भीतर कमजोर हो गई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने ललन सिंह ने एक शब्द का प्रयोग किया था। वो कहा था लोकसभा के भीतर कि इसमें जिस तरीके से लालू प्रसाद को हार्वर्ड में पढ़ाने का या फिर रेल को मुनाफे की पटरी पर दौड़ाने का क्रेडिट जो दिया जा रहा है, उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा किया था और ललन सिंह ने कहा था कि मुझे इसमें जगलड़ी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ललन सिंह ने 2009 में जिस मामले को उठाया था, वो मामला आगे बढ़कर अब इस स्थिति में पहुंच गया है जब दिल्ली हाईकोर्ट उनकी तमाम दलीलों को खारिज कर रहा है और किसी भी तरह के रिलीफ देने से मना कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में पिछले अगर 2 चुनाव की बात करें तो 2015 में 80 सीटें और 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो 75-77 सीटें जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के झोली में गई थी। और इस बार तेजस्वी यादव हर हाल में बिहार विधानसभा में अपना परचम लहराना चाहते हैं। हर हाल में उनकी कोशिश है कि बिहार की सत्ता पर वो काबिज है। ऐसे में यह जो चुनाव के एन वक्त पर अब जबकि तमाम पार्टियां अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, आपने देखा कि अभी 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में डटे हुए थे और उन्होंने कई रैलियां की, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जहां बिहार में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सत्ता छीनने के लिए, चूंकि बहुत दिनों से सत्ता से ये बाहर है, तो हर हाल में तेजस्वी यादव की ये कोशिश है कि वो सत्ता में आए, राज्य की कमान संभाले और
राज्य में घूम घूम कर जिस तरीके से वो नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं, अनेक तरह की योजनाओं को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट जनता पर होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल घराने में घमासान और यह अब जमीन के बदले नौकरी का जो मसला है ये कहीं ना कहीं बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है, और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं इन बातों को काउंटर करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसे इसलिए भी एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और आरजेडी को नुकसान की बात, संभावित नुकसान की बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि इसमें जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की आपने बात की, प्रधानमंत्री ने भी कल साफ तौर पर जो जंगल राज था आरजेडी और कांग्रेस पर, उस पर कड़ा प्रहार किया था और कहा था कि लोग अब देख रहे हैं कि उनका जो भविष्य है वो उज्जवल किस तरह से हो सकता है। बिहार चुनावों की बात करते हैं, आपको किस तरह से लगता है कि परिपाटी अब वहां पर बदली है, अब वहां पर लोगों की सोच भी बदली है और यही सोच भी एक बड़ा झटका दे सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस बिहार में जातियां सब कुछ थी, जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता था, जाति के आधार पर लोग वोटिंग भी करते थे और जाति हालांकि हिंदुस्तान की सच्चाई है रमा, लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि हम दुनिया भर के मुल्क में जाकर नौकरियां करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन शादी करने के लिए बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं कि वोट और बेटी दोनों जो है वो जाते में जाए, यानी बेटी की शादी होगी तो अपनी जाति में और अगर वोट हम देंगे तो अपने जाति के प्रत्याशी को देंगे। लेकिन अब सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा जिस तरीके से डेवलपमेंट को एक बड़ा औजार बनाया जा रहा है, एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार या फिर जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल को घेरेगी, भ्रष्टाचार को ही एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी आक्रामक तरीके से जंगल राज की याद दिलाई, आक्रामक तरीके से उन्होंने जंगल राज की बात को उन्होंने उठाया और कहा कि जिस इलाके में हम अभी आधारशिला रखने के लिए आए हैं, जिस इलाके में हम अभी कार्यक्रम करने आए हैं, कभी यहाँ पर बंदूकें गरजती थी, कहा कभी यहाँ नक्सलियों का प्रभाव होता था, जो सासाराम या फिर औरंगाबाद विक्रमगंज का जो इलाका है वो काफी डिस्टर्ब होता था। और जब फोरलेन सड़क के निर्माण की बारी आई थी, जब सबसे पहले जीटी रोड पर या उसके आसपास के इलाके में फोरलेन बनाने की बात हुई थी, तो लेवी लेने के लिए, कमीशन लेने के लिए वहां पर इंजीनियर्स जो हैं उनको मौत के घाट उतारे जाते थे। तो ऐसे में उस मामले को प्रधानमंत्री ने उठाने की कोशिश की और याद दिलाया लोगों को कि कभी सड़कें बनाने को लेकर किस तरीके से यहाँ पर हत्याओं का दौर चलता था। आज संपूर्ण बिहार में 4 लेन का जाल बिछ चुका है, 6 लेन का जाल बिछ चुका है। कई गंगा नदी पर कई जो है वो पुल बन चुके हैं और हर हाल में जो भारत सरकार है और बिहार सरकार, वो दोनों मिलकर हर हाल में ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तौर पर राज्य का विकास करें, बिहार का विकास करें। और यह एक बड़ा पैमाना हम कह सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी के लिए है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक ये बुरी खबर हम कह सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में जिनके से दलीलों को खारिज किया है, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा धक्का लगा है। और डेवलपमेंट की बात करने वाली आरजेडी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर घेरने की कोशिश करेगी तो मुझे लगता है कि जनता जो है इसे जरूर आत्मसात करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जनता की ही 1 लाख वर्ग फुट से ज्यादा जो भूमि थी वो कहीं पर बिक्री और कहीं पर उपहार के माध्यम से जो आरोप थे लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने हासिल की थी, तो अपने आप में बड़ा झटका है। आप नज़र बनाए रखिए। राजेश राज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में एनआईए की टीम ने बैंकॉक के बिजनेसमैन पन्नालाल यादव के घर छापेमारी की है। विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की कड़ियों को सुलझाने में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुबह जिले के खजनी थाना क्षेत्र के रावतदाड़ी गांव और शहर के तारा मंडल इलाके में छापेमारी की। जांच के दायरे में बैंकॉक में लंबे समय से रह रहे पन्नालाल यादव आए हैं, जिनके खातों से किए गए लेन देन को संदिग्ध और गैर कानूनी माना जा रहा है। लखनऊ से आई 4 सदस्यीय टीम ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। एनआईए की लखनऊ शाखा की 4 सदस्यीय टीम शनिवार सुबह से खजनी थाने की पुलिस टीम के साथ खजनी के रावतदाड़ी गांव पहुंची और घर की तलाशी ली।
और जम्मू ज़िले में भी आज शाम को मॉक ड्रिल होनी है। ये मॉक ड्रिल 8 बजे शुरू होगी जो 15 मिनट तक चलेगी। मॉक ड्रिल को लेकर जम्मू के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने सभी से मॉक ड्रिल में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि ये मॉक ड्रिल अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मॉक ड्रिल तो बेसिकली जो ये एक्सरसाइज है ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक इवैक्यूएशन के रिगार्डिंग हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे लिए बने हुए हैं तो उनको कैसे फॉलो करना है, और एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है। एक ये, दूसरा चीज़ कि ब्लैकआउट की दशा में हमें कैसे अपना रिस्पॉन्स देना है, उसके लिए पूरी तैयारी है। तो सभी लोगों से अपील करता हूं जो जम्मू के लोग हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप को मजबूत बनाने के लिए और अपने आप को ट्रेन करने की दिशा में एक कदम है जो कि सरकार द्वारा किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 27 से 29 मई तक वाशिंगटन डीसी का दौरा किया। विक्रम मिस्री की ये यात्रा 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने 21वीं सदी के लिए सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट की शुरुआत की। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यात्रा के दौरान विदेश सचिव मिस्री ने विदेश विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, रक्षा विभाग, राजकोष विभाग और वाणिज्य विभाग के समकक्षों के साथ व्यापक चर्चा की। अमेरिकी विदेश उप सचिव क्रिस्टोफर लैंडो के साथ दोपहर के भोजन पर बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय एजेंडे के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी, व्यापार और प्रतिभा 21वीं सदी में भारत अमेरिका साझेदारी को आकार देने वाले प्रमुख स्तंभ होंगे। रक्षा उप सचिव स्टीव फिनबर्ग और नीति उप सचिव एल्ब्रिज कोल्बी के साथ बैठकों में दोनों पक्षों ने एक मजबूत और दूरदर्शी रक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई। चर्चा सह उत्पादन और सह विकास पहल, निरंतर संयुक्त सैन्य अभ्यास, रसद और सूचना साझाकरण ढांचे और सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित थी। विदेश सचिव ने ट्रेजरी के उप सचिव माइकल पॉलकिंडर के साथ आर्थिक और वित्तीय संबंधों को गहरा करने का तरीकों पर चर्चा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सहयोग और आगामी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल प्रक्रियाओं में समन्वय शामिल है। वाणिज्य के अवर सचिव जेफरी केसलर के साथ अपनी बैठक में दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रगति, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग और ITAR और निर्यात नियंत्रण विनियमों में सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता की समीक्षा की। वे जल्द से जल्द भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता की अगली बैठक बुलाने पर सहमत हुए। कॉम्पैक्ट में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा ट्रस्ट पहल, आतंकवाद का मुकाबला, हिंद महासागर रणनीतिक उद्यम और क्वाड ITU-2 और IMEC जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सहयोग सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों पर विस्तृत अंतर एजेंसी चर्चा हुई। विदेश सचिव मिस्री ने DNSA पवन कपूर के साथ मिलकर उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने थिंक टैंक समुदाय के सदस्यों के साथ गहन बातचीत की, जिसमें भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वैज्ञानिकों ने पिछले 2 दिनों में 7 लाख के ज्यादा लोगों से संवाद किया है। गौरतलब है कि ये अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा। कृषि संकल्प अभियान को अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। केवल 2 दिन में 29 और 30 मई को हमारे 2170 वैज्ञानिकों की टीम लगभग 8183 गांव में गई और उन्होंने लगभग 7 लाख किसानों से सीधा संवाद किया। मैं किसान भाइयों से फिर ये अपील करूंगा कि वैज्ञानिक आ रहे हैं आपके गांव। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।